जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा वन रैंक वन पेंशन मामला सुप्रीम कोर्ट गया। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि वन रैंक वन पेंशन नाम से तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये केस बन के क्यों सुप्रीम कोर्ट गया इसके बारे में मैं आज आपको पूरी डिटेलमेंट से बताऊंगा और आज आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि वन रैंक वन पेंशन मामला क्यों आखिर सुप्रीम कोर्ट ले जाने की नौबत आई। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं कि जब वन रैंक वन पेंशन लागू हुआ, ये सैनिकों की आज की नहीं तकरीबन आज से 40-45 साल पुरानी लड़ाई थी कि सेना में वन रैंक वन पेंशन लागू होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा सेना एक हमेशा से ही एक डिसिप्लिन संस्था है और सेना में सीनियरों का बहुत सम्मान होता है और कोई भी पहला हक होता है या अगर कोई भी गलती होती है वो भी सीनियरों के माथे मढ़ी जाती है और अगर जूनियर्स का कोई वेलफेयर के मामले में होती है तब भी सीनियर ही आगे खड़ा रहता है। तो एक फौज में सभी का मानना था कि सीनियर को जिस प्रकार फौज में रिस्पेक्ट दी जाती है क्योंकि इसकी जवाबदेही ज़्यादा होती है, उसी प्रकार आफ्टर रिटायरमेंट भी सीनियर्स को सम्मान मिलना चाहिए और उसी से रिलेटेड है वन रैंक वन पेंशन। वो कैसे, वो आपको पॉइंट टू पॉइंट के माध्यम से बताता हूँ। फ्रेंड्स, जब बीजेपी गवर्नमेंट में जो पिछले सत्र में इन लोगों ने 2016 में जब वन रैंक वन पेंशन को लागू किया था तो तभी इसके ऊपर में विवाद होना शुरू हो गया था। वो शुरू इसलिए हुआ क्योंकि वन रैंक वन पेंशन लागू तो कर दिया गया, लेकिन वन रैंक वन पेंशन की जो मूल बात है वो उसमें नहीं रखी गई। वो कैसे, वो बताता हूँ आपको पॉइंट के माध्यम से। मान लिया जाए कि एक सैनिक रिटायरमेंट हो रहा है समान रैंक में, यानी कि एक जवान है वो एज ए सोल्जर नौकरी करता है और वो 17 ईयर्स की सर्विस करता है और 17 ईयर्स के बाद में घर आ जाता है। अब उससे 5 साल के बाद में एक जवान भर्ती होता है, वो भी 17 ईयर सर्विस करता है और वो भी उसके बाद में घर आ जाता है, यानी कि दोनों की सर्विस में डिफरेंस कितना हो गया, 5 साल का। अब जो पेंशन है जो बाद में भर्ती हुआ है और बाद में रिटायरमेंट आया है, उसने रैंक भी सेम वही लिया है और सर्विस भी उतनी करी है, लेकिन बाद वाले को पेंशन ज़्यादा है और जो उससे सेना में 5 साल पहले आए और रिटायरमेंट 5 साल पहले चले गए और उनकी पेंशन उनसे भी कम है। तो ये मूल विवाद ये था। तो अब इसी में चाहे हौलदार हो, जेसीएस हो, चाहे सूबेदार मेजर हो, चाहे अधिकारी लेवल पे हो, तो सबके साथ में यही प्रॉब्लम थी कि सेना में हमेशा सीनियर मोस्ट माना जाता है, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट सीनियरों का भी ये मानना था कि जिस प्रकार हमारी सेना का जो बुनियादी ढांचा है सीनियर फर्स्ट वाला या सीनियर को जो सम्मान मिलता है उसी के आधार पर सीनियर की जो पेंशन है उसमें जो आपने वन रैंक वन पेंशन की अगर बात कही है तो वन रैंक वन पेंशन के हिसाब से सीनियर की जो पेंशन है वो जूनियर से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये मेन मुद्दा था। अब इसी मुद्दे में निकल गया, जब ये लागू कर दिया गया इसमें से कई चीजें बाहर निकल के आई, वीआरएस, प्री मैच्योर। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग भले एक अपनी आम बोलचाल की भाषा में वीआरएस यूज करते हैं, लेकिन इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस में, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन आपकी एयरफोर्स हो, इसमें वीआरएस नहीं होता है। यहाँ होता है प्रीमेच्योर और मैच्योर्ड, यानी कि अगर आप 15 साल की सर्विस कर लेते हैं उसके बाद अगर आपको कोई घर में समस्या है या किसी कारणवश अगर आप सेना छोड़ना चाहते हैं तो आपको उसके लिए लिखित एप्लीकेशन देनी पड़ती है, यूनिट सेंक्शन करते हैं, उसके बाद आप जाते हैं, लेकिन आपको पेंशन का अधिकार मिल जाता है अगर आप 15 साल की नौकरी करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग आम बोलचाल में वीआरएस बोलते हैं, जबकि ये है प्री मैच्योर्ड। अब मान लिया जाए 15 साल में एक कोई बंदा नायक बन जाता है, हौलदार बन जाता है और वो किसी कारणवश वो रिटायरमेंट चले जाता है, वॉलंटियर जाता है या किसी कारणों से जाता है। तो अब हौलदार में अगर वो बंदा हौलदार है और 16 साल में रिटायरमेंट जा रहा है या 17 में या 18 में, तो हौलदार की जो कलर सर्विस होती है वो होती है आपकी 24 ईयर्स। तो अगर वो पहले जा रहा है तो उसको वन रैंक वन पेंशन का जो ये मुद्दा था, तो कहीं ना कहीं ये विवाद में जरूर हो रहा था कि हाँ ये लोग प्री मैच्योर्ड हैं और मैच्योर्ड वाले को बिल्कुल पूरा मिलना चाहिए और प्री मैच्योर्ड वाले के लिए एक परसेंटेज सेट किया जाना चाहिए। ये था विवाद और इसी में फिर
और भी कैटेगरियाँ निकलती चली गई, जैसे डिसेबिलिटी हो गया, या आपने देखा होगा कि एक बंदा मान लिया जाए 10 साल में ही उसको रिटायरमेंट में भेजना पड़ता है, कैसे वो ऐसे, जैसे अभी आप लोग कभी काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में चले गए पोस्टेड, वहाँ कोई कैजुअलिटीज़ हो गया, किसी के हाथ पाँव कुछ, किसी में अगर वो मेडिकल बोर्ड आउट घर चला गया, कैटेगरीज हो गई, तो उसके बाद में जो उसकी पेंशन का था, इस वन रैंक वन पेंशन में वो भी विवाद में आ रहा था। मतलब कि उसको भी अपना मेन हक नहीं मिल रहा था, क्योंकि अपने रैंक की उसने मैच्योर सर्विस करी नहीं, लेकिन वो करना चाहता था अब, लेकिन कहीं ना कहीं वो कैजुअलिटी था या किसी भी प्रकार से होता। मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, चाहे अल्टीट्यूड एरिया में वो बीपी में, या कोई उसको अगर अल्टीट्यूड की कोई बीमारी लग गई, तो उसमें अगर वो अपनी सर्विस पूरी नहीं कर पा रहा है, तो वो अपनी इच्छा से करना चाहता है, लेकिन शारीरिक रूप से वो अगर सक्षम नहीं हो पाया और उसको मेडिकल बोर्ड के द्वारा घर भेजा गया, तो वो भी वन रैंक वन पेंशन में के जो मेन जो दायरा है, ये जो नया प्रपोजल था उसके अंडर में उसको नई पेंशन के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा था, यानी कि जो उसका मैच्योर्ड वाला था पेमेंट, वो उसको पेंशन के रूप में नहीं मिल रहा था। तो ये पूरा एक विवाद था। तो इस विवाद के ऊपर में फिर इन लोगों ने क्या किया कि हमारे जो सैनिक वर्ग है, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल सतबीर साहब हैं, आज भी वो जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं भूतपूर्व सैनिकों के साथ में, जहां हमारी भूतपूर्व सैनिकों की वीरांगनाएं भी हैं, और पूरे एक हमारे अपना आर्मी का परिवार है जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि ये एक सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी है कि अगर आप इन सैनिकों के पराक्रम के नाम पे अगर आप वोट मांगते हैं, चाहे आप सर्जिकल स्ट्राइक ले लें, चाहे आप एयर स्ट्राइक ले लें, अगर आप इन सैनिकों के नाम पे वोट मांगते हैं, अगर इन सैनिकों के शौर्य को आप अपना काम बता के अगर आप राजनीति करते हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि सेना में वन रैंक वन पेंशन मुद्दे को भी ठीक से लागू किया जाना चाहिए। तो इसी से जो ये विवाद था ये बढ़ गया। इस पे अगर आम सहमति नहीं बनेगी, तो इसलिए फिर हमारी एक आर्मी की कमेटी जो थी, एक आर्मी एक्स-सर्विसमैन के जो हमारे वेटनर्स थे, उन लोगों ने केस टेकअप किया। ये केस टेकअप होते होते 15/6/2016 को ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। तो तब से इसमें लगातार चर्चा चले, लेकिन तारीख पे तारीख अभी तक कोई डिसीजन आया नहीं है। तो कल थी 18 नवंबर, और 18 नवंबर को वन रैंक वन पेंशन में फैसला आना था, जो कि उच्च न्यायालय के जज साहब DY चंद्रचूड़ और जज इंदु मल्होत्रा मैम, इनके उसमें ये केस की कल सुनवाई होनी थी, लेकिन वापस फिर एक और नई तारीख मिल गई है, इस पर कोई चर्चा हो ही नहीं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जब ये बात सैनिकों ने पहले न्यायालय में ले जाने से पहले सरकार से बात की, तो सरकार ने एक कमेटी बैठा दी। तो सैनिकों की ये मांग थी कि जो कमेटी में कम से कम आप एक्स-सर्विसमैन रखिए, फिटनेस रखिए, और या आप सर्विंग सोल्जर रखिए, या सर्विंग ऑफिसर्स रखिए, या कम से कम हमारे फौज का कोई नुमाइंदा रखिए, ताकि वो बात अपनी रख सके और वो चीज़ों को सही से समझ सके या उस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया दे सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये कमेटियों के सरकार ने इसको कमेटियों के भरोसे छोड़ दिया है, और कमेटियां आजकल रिपोर्ट में एक जंजाल बना दिया है, जिसपे कि अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। तो कल आशा थी कि इसमें कोई फैसला आने की, लेकिन कोई फैसला आया नहीं। अब जब नेक्स्ट कोई फैसला आएगा तो जरूर वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, और आशा करता हूं कि आज आपको वन रैंक वन पेंशन की जो मेन बातें हैं वो पता चल गई होंगी। और इसको लेके जो बहस हुई थी 2016 में, जो कि अगर आप टीवी डिबेट, उसका मैं लिंक भेज दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहां भी देख सकते हैं कि किस प्रकार डीजे इन्फेंट्री जो भूतपूर्व रिटायरमेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्फेंट्री थे शंकर प्रसाद साहब, उन्होंने अपनी बात तभी रखी थी जिस दिन ये फैसला आया था, जिस दिन बीजेपी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू किया था। उनकी और संबित पात्रा जी की ये डिबेट है, आप देखना। आप उन्होंने जो बाद में होगा, उन्होंने उस चीज़ की कल्पना तभी करी थी और बोला भी था कि ऐसा होगा, और आज वही हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर में कोई बात बनी नहीं, क्योंकि सर्विस का जो एवरेज ड्यूरेशन है उसको लेके भी काफ़ी विवाद है। तो इसमें जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। दीजिए अपने साथी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।